नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोकमान्य बाल गंगाधर के स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा पर उनके विचार पढ़ेंगे। यह हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि तिलक के स्वराज्य प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, तो भी यही है स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इन पर तिलक के क्या विचार थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तिलक ने स्वराज्य को राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ दिया। राजनीतिक दृष्टि से स्वराज्य का अर्थ है स्वशासन, नैतिक दृष्टि से आत्म संयम की पूर्णता प्राप्त करना है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि मनुष्य आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कर शांति की रोशनी की अनुभूति करे। इस स्वराज्य की प्राप्ति हेतु तो उन्होंने 4 साधनों पर जोर दिया है: स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और इसके साथ साथ निष्क्रिय प्रतिरोध। तो पहले हम चर्चा करेंगे तिलक की स्वदेशी विषय धारणाएं। स्वदेशी का अर्थ है भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के स्थान पर भारतीय वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। तिलक स्वदेशी की भावना द्वारा एक और भारतीय उद्योगों तथा श्रम की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर जनता में राष्ट्रीय चेतना व स्वाभिमान का विस्तार भी करना चाहते थे। इस प्रकार तिलक के स्वदेशी आंदोलन के 3 प्रमुख पक्ष: आर्थिक पक्ष, नैतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। आर्थिक पक्ष के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया है। 1897 में तिलक ने भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत प्रारंभ में न केवल उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में आत्मनिर्भर था, बल्कि वह उनका निर्यात भी करता था, लेकिन आज वह अनाज तक आयात कर रहा है। इसका प्रमुख कारण है अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्राय ठप हो गई। भारतीय बाजार में इंग्लैंड के उद्योगों का निर्मित माल छा गया और भारत के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। उनका मत था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत में भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देती तो लघु और कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने के इतने दुष्परिणाम नहीं होते, क्योंकि भारतीय लोगों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर मिल जाते और भारत में ही मशीनीकृत उद्योगों के स्थापित हो जाने से भारत के आर्थिक संसाधन ब्रिटेन की ओर नहीं बहते। तिलक के स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक और राजनीतिक पक्ष। तिलक के स्वदेशी आंदोलन कुछ आर्थिक उद्देश्य थे, जैसे तिलक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह करके भारत के ब्रिटिश शासन के आर्थिक आधार पर प्रहार करना चाहते थे। वे स्वदेशी के माध्यम से भारतीय उद्योगों के विकास का एक सुदृढ़ आधार तैयार करना चाहते थे। स्वदेशी माल को भारतीयों द्वारा अपनाने से भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जा सकेगा। वे भारत में लघु और कुटीर उद्योगों से प्रारंभ कर धीरे धीरे देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता लाना चाहते थे। इस प्रकार स्वदेशी के विचार में तिलक का यह आग्रह निहित था कि भारत की अर्थव्यवस्था प्राचीन और परंपरागत स्थिति में ही लौट जाए, बल्कि उसका आधार यह था कि भारत में उस समय पूंजी और तकनीकी कौशल का अभाव था। इस अभाव को देखते हुए प्रारंभ में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए
इसमें 3 स्थिति पैदा होती। भारतीय जनता में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति का समाधान होगा। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा और इससे देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। तिलक की मान्यता थी कि स्वदेशी कौशल और पूंजी के आधार पर किया गया औद्योगिकीकरण ही देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता है। टीवी पार्वती ने लिखा है कि जब जमशेदजी टाटा ने देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से 30 लाख रुपए का अनुदान दिया तो तिलक ने उसकी मुक्त कंठ से सराहना की थी। नैतिक पक्ष के अंतर्गत तिलक की मान्यता थी कि स्वदेशी को अपनाने से भारतीयों में स्वाभिमान का भाव विकसित होगा और जनता में आत्मनिर्भरता आएगी। ये दोनों तत्व मिलकर राष्ट्रीय भावना का विकास करेंगे जिससे पुनर्जागरणता पुनर्निर्माण के आंदोलन का प्रसार होगा। अब तिलक के बहिष्कार संबंधी विचार। बहिष्कार का साधन मूलतः निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार एवं साधन का एक विशिष्ट प्रकार था। बहिष्कार के आंदोलनकारी रूप में तिलक की गहरी आस्था थी। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, वे तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे। जिसमें शासन की नौकरियों, उपलब्धियों और सार्वजनिक समारोह और अदालतों का बहिष्कार तथा लगान और अन्य कर अदा न करने की बात सम्मिलित थी। यह तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग की रूपरेखा थी। इस प्रकार बहिष्कार उनका एक राजनीतिक अस्त्र था। तिलक बहिष्कार के आंदोलन का विस्तार करके ब्रिटिश प्रशासन को भारत में पूर्णतः ठप करना चाहते थे। उन्हीं के शब्दों में, तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम उस शक्ति के स्वयं एक प्रभावशाली घटक हो जिसके द्वारा भारत में प्रशासन चलता है। तुम स्वयं ऐसा तत्व हो जिसके द्वारा प्रशासनिक संयंत्र को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यद्यपि तुम दलित और उपेक्षित हो, किंतु यदि तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो जाए तो तुम प्रशासन का चलना असंभव बना सकते हो। तुम ही डाक और तार की व्यवस्था करते हो, तुम ही राजस्व एकत्रित करने हो, वास्तव में चाहे अधीनस्थ रूप में ही सही, तुम ही प्रशासन की समस्त गतिविधियों को संपन्न करते हो। तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि तुम इस प्रकार प्रशासनिक गतिविधियों में घसीटे जाने की अपेक्षा अपनी शक्ति का प्रयोग अपने राष्ट्र के लिए ही करो। वे कहते थे कि हमारे पास बहिष्कार के रूप में एक अधिक प्रभावशाली अस्त्र है। मुट्ठी भर अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाला ब्रिटिश प्रशासन हमारी सहायता से ही चलाया जाता है। इससे सहयोग करके हम अपने दमन के प्रति स्वेच्छापूर्ण समर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बहिष्कार तिलक का अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रभावी किंतु अहिंसक आर्थिक एवं राजनीतिक हथियार था। अब तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी धारणा। राष्ट्रीय शिक्षा के साधन द्वारा भारतीयों में अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास एवं परंपरा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना चाहते थे और ऐसे छात्रों का निर्माण करना चाहते थे जो राष्ट्र सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो। तिलक के अनुसार शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उनमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के भाव जागृत होते हैं। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के प्रभावशाली साधन के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व प्रदान किया। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों को
कुछ बिंदुओं के अंदर ले सकते हैं, जैसे शिक्षा जन सामान्य के लिए सुलभ हो तथा इसके लिए सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किए जाएं। शिक्षा भारतीयों द्वारा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के ऐसे भाव उत्पन्न किए जाएं जो व्यक्ति को देश सेवा के प्रति समर्पित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम में तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम को कुछ बिंदुओं के अंदर हम समझ सकते हैं। जैसे पहला है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उनका मत था कि अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुंठित कर देगी। वे बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के पक्ष में थे। तिलक अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना तो उपयोगी मानते थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता के विरोधी थे। एक राष्ट्रभाषा तथा लिपि की एकरूपता पर बल। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा उसे अंग्रेजी के समान संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किए जाने पर बल दिया। इसी तरह उन्होंने देवनागरी लिपि को सभी भारतीय भाषाओं की एक समान लिपि के रूप में स्वीकार किए जाने को उचित माना। तिलक ने तकनीकी शिक्षा पर बल। तिलक ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को शामिल किए जाने पर बल दिया। उनके शब्दों में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के द्वारा ही देश में औद्योगिकरण की संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं और आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा पर बल। तिलक ने धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा को भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का पक्ष लिया। इसके द्वारा वे भारतीयों में नैतिक भावना और संस्कृति के प्रति प्रेम का विकास करना चाहते थे, जिससे उनका चरित्र निर्माण हो सके। उनकी धार्मिक शिक्षा में सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी तथा वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे। धन्यवाद।